नाईपुर नाम के गांव में रोशन नाम का एक नाई रहता है। रोहन को बाल काटने के अलावा कोई और काम नहीं आता है। उसकी छोटी सी नाई की दुकान ही उसके जीने का सहारा है। क्या बात है रोशन भाई, इतनी सुकून से बैठे हो? काम बहुत ज्यादा है या काम नहीं है? काम कहाँ है पवन भाई, आपके जैसे 2-4 बड़े लोग ही 2-3 महीने में एक बार आते हैं। काम नहीं है, कुछ नहीं है, हालत बहुत खराब है। आजकल के बच्चे और नौजवान स्टाइल में आ गए हैं, इसलिए रोशन जैसे बड़ी उम्र के नाई के पास भटक कर भी नहीं देखते हैं। इसलिए रोशन की इतनी बुरी हालत है। बच्चे की तबीयत बहुत खराब है, हॉस्पिटल लेकर जाने के लिए पैसे चाहिए जी। आपने पिछले 1 महीने से 1 पैसा भी नहीं दिया है। हाँ मीना, मैं जानता हूँ और इस नई के काम को छोड़कर मजदूरी करने के बारे में सोच रहा हूँ। ऐसे कहते हुए घर आया हुआ रोशन उदास होकर वापस लौट जाता है अपने किसी पुराने दोस्त से कुछ पैसे उधार लेने के लिए। गांव भर में घूमने के बाद भी रोशन को कोई 100 रुपए देने के लिए भी सामने नहीं आता है। सच कह रहे हो रोशन, आजकल के बच्चों के शौक बहुत हो गया है। वो शौक उन्हें बहुत महंगे पड़ रहे हैं, ये बात वो मानना नहीं चाह रहे हैं। ऐसे सिर्फ 100 रुपए देने के लिए धनिया रोशन को गांव भर की बातें बताकर 2 घंटे तक उसके साथ खड़ा करने के बाद पैसे देता है। शुक्रिया दानिया भाई साहब, मैं ये पैसे जल्द से जल्द लौटाने की कोशिश करूँगा। ऐसे कहते हुए रोशन पैसे लेकर सीधे घर जाता है और अपने बेटे को हॉस्पिटल लेकर जाकर उसका इलाज करवाकर लेकर आता है। आज एक दिन सब्र कर लो मीना, कल से मैं मजदूरी करके थोड़े बहुत पैसे लेकर आ जाऊंगा। ऐसे कहते हुए रोशन अगले दिन से मजदूरी करने के लिए जाता है। कैंची और कंघी पकड़ने वाला रोशन ईंट और पत्थर उठाने के लिए बहुत मेहनत करता है। वो देखने वाले उससे ऐसे कहते हैं, तुम्हें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत पड़ रही है रोशन भाई? तुम तो आराम से फैन के नीचे कैंची पकड़कर काम करने वाले हो। सारे गांव वाले शहर में जा रहे हैं अपने बाल काटने के लिए। अब मेरे पास ये काम करने के अलावा और कोई काम नहीं बचा है चाचा जी। ऐसे कहते हुए रोशन चुपचाप अपना काम कर लेता है। रोशन तो मजदूरी की मेहनत करके अपना घर संभाल लेता है, लेकिन उस गांव से बाहर जाकर अपने बाल काटने वाले सभी नौजवान एक एक करके बीमार होने लगते हैं। और वो डॉक्टर के पास जाने पर वजह ये थी कि लगता है तुम्हारी नाई सफाई से काम नहीं करता है, इसीलिए तुम सबकी ये हालत है। रोशन तो अच्छा नाई है, वो तो ऐसा नहीं करता है ना? हाँ, वो अच्छे से करते हैं, लेकिन उनके पास कौन जाते हैं? उन्हें आजकल के स्टाइल के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तुम्हारे इस आजकल के स्टाइल ने ही तुम्हारी ये हालत की बची है। अगर ये चलता रहा तो बहुत जल्द तुम्हारे सारे के सारे बाल जड़ जाएंगे। इसीलिए किसी अच्छे नाई या फिर तुम्हारे पुराने नाई रोशन के पास लौट जाओ। डॉक्टर की बात सुनते ही एक एक करके सभी लोग रोशन के पास लौटने लगते हैं, लेकिन वो अपनी दुकान में नहीं था, गांव में कहीं मजदूरी कर रहा था। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो मेरे भाई? तुम्हारी दुकान के पास भीड़ लगी है और मैं तुम्हें गांव भर में ढूंढ रहा हूँ। मेरी दुकान के बाहर किस बात की भीड़ लगी है भला? पवन उससे ज्यादा सवाल जवाब किए बिना दुकान के पास लेकर जाता है।
वहाँ पर भीड़ देखकर रोशन सच में बहुत खुश होता है और एक एक करके सभी के बाल काटता है। विनोद शहर में एक छोटे से ठेले पर डोसा बनाकर बेचता है, लेकिन शहर में लोग बहुत ज्यादा व्यस्त और बड़े बड़े होटल के पास ही जाते हैं, इसलिए विनोद की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। अब आगे क्या करना चाहिए, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है माया। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार मेरी बात पर ध्यान क्यों नहीं देते हो? वो गाँव उतना बुरा नहीं है जी। माया अपने पति विनोद को उसके माँ के गाँव चलने को कह रही है। माया के माँ बाप तो अब नहीं है, लेकिन उनका घर ऐसे ही खाली है और वो माया और उसके परिवार के ही लिए। इस बार मेरे पास सच में कोई रास्ता नहीं है माया। चलो चोलीपुर चलते हैं, अब वहाँ देखते हैं क्या होगा हमारी किस्मत। ऐसे कहते हुए माया और विनोद अपना सामान बांधकर चोलीपुर जाते हैं और वहाँ के बाजार में एक जगह देखकर अपना डोसे का ठेला लगा लेते हैं विनोद और माया। उनका ठेला ठीक ठाक ही चलने लगता है और गांव में खुद का घर होने की वजह से गरीबी में ही सही खुश रहने लगते हैं दोनों पति पत्नी। अगर मैं तुम्हारी बात पहले ही मान लेता तो हमें इतनी दिन परेशान होना नहीं पड़ता माया। आप अभी तक बीती हुई बातों को याद करके परेशान हो रहे हो और मैं उस बूढ़े इंसान को देखकर दुखी हो रही हूँ जो हर रोज हमारे ठेले के सामने कटहल बेचने के लिए खड़ा होता है, लेकिन कभी भी उसका एक फल भी नहीं बिकता है। विनोद को अपनी पत्नी की बात सुनकर उनके बीते हुए कल की याद आती है, इसलिए विनोद उस बूढ़े के पास जाकर एक कटहल का फल खरीदता है और उससे यूं ही बात करने लगता है। और उस बूढ़े कटहल बेचने वाले से बात करके विनोद को पता चलता है कि उस कटहल वाले के फल बहुत ज्यादा बड़ा होने की वजह से कोई भी नहीं खरीदते हैं। क्या कहा उस कटहल वाले ने? तुम दोनों तो पुराने दोस्तों की तरह बात कर रहे थे करीब 2 घंटे से। कुछ नहीं, वो भी अपनी दुख भरी कहानी सुना रहे थे, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब हमें इतने बड़े कटहल का क्या करना चाहिए। ऐसे कहते हुए जितना खा सकते हैं उतना फल खाकर बाकी के फल से विनोद डोसा बनाकर बेचता है। वो गांव वालों को बहुत पसंद आता है, इसलिए हर रोज एक डोसा खाने वाले भी 2-3 डोसे खा कर जाते हैं। वो देखकर विनोद और माया हर रोज कटहल वाले डोसे बनाकर बेचने लगते हैं। ऐसा करने से उनका व्यापार अच्छे से हो रहा था और उस कटहल वाले के भी हर रोज 5 से 15 कटहल बिक रहे थे। शायद इसी को कहते हैं किस्मत का बदलना। मेहनत तो हम पहले भी करते थे, लेकिन जिंदगी अब बेहतर हो रही है। हमारे साथ साथ वो बूढ़े कटहल वाले की भी किस्मत बदल रही है, उसी के लिए ही तो तुम दुखी हो रही थी ना? ऐसे कुछ ही दिनों में विनोद और माया उस गांव में अपनी एक होटल खोल लेते हैं और धीरे धीरे धनवानों की खातिर में आते हैं। इसलिए उसने नए नए व्यापारी मिलने के लिए आते हैं। जिस हिसाब से आपके पास कटहल इस्तेमाल होते हैं, हम उतने कटहल आपको आपके पुराने व्यापारी से आधे दाम में देंगे। हमसे सौदा कर लीजिए। ये नहीं हो सकता है भाई साहब। आप कोई भी चीज लेकर आइए होटल में इस्तेमाल होने वाली, हम खरीदने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन
कटहल की व्यापारी को बदलने की सोचेंगी भी नहीं। विनोद की वो बात सुनकर पास में खड़ा हुआ वो बूढ़ा कटहल वाला अपनी खुशी का आंसू रोक नहीं पाता है और ऐसे कहता है, पहले मैं भी कटहल बेच नहीं सकता था, लेकिन पता नहीं आप मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हो। आपका दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमने भी वो दुख दर्द सहा है चाचा जी, इसलिए आपके दुख दर्द को बहुत अच्छे से समझते हैं और हमारे जैसे सभी लोग खुश रहने चाहिए, यही चाहते हैं हम।